अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज फ़ातिमा। जी नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात की जाए तो भारत के अंदर से ही जो है भारत को बहुत जो है कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। उनके अरकान पार्लियामेंट ने जो है बहुत से सवालात जो हैं उठाए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ मज़ीद कोई मुहिम जो है नहीं करनी चाहिए और जो भारतीय मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाकर जो है वो भी जो है शदीद तनकीद कर रहा है, सवालात रेज़ कर रहा है कि ये नरेंद्र मोदी ने आखिर किया क्या है। और अगर भारत पर बात की जाए तो वो बहुत तवील हो जाएगी। और पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो आर्मी चीफ़ ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि हम अपने मुल्क की सालमियत का दिफा करना जानते हैं। और DGIS-PR ने भी जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन जो हैं प्रेस ब्रीफिंग जो हैं वो देते रहे हैं। और अगर इंटरनेशनल मीडिया की बात की जाए तो उन्होंने जो है इस जंग बंदी को, इस सीज़ फायर को सराहा है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात होगी। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अब्दुल मनान सैफुल्लाह साहब। सबसे पहले मैं इनको प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। जी, आप इस सारे सिनेरियो को जो है वो किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर जो पहलगाम का वाक़या घड़ा गया इंडिया की तरफ से, तो उसका मकसद यही था कि पाकिस्तान के साथ थोड़ी-थोड़ी दो-बदू हुआ जाए और पाकिस्तान को उस पे हमला करके, उसे डरा-धमका के दुनिया के ऊपर अपना जो एक तशख़्ख़ुस है उसको मज़ीद गहरा किया जाए। चूँकि इंडिया की जो मईशत है वो बहुत बड़ी है। इंडिया जो फ़ौजी ताकत में भी दुनिया में काफ़ी बड़ी एक ताकत है, तो वो चाह रहा था कि उसकी जो इज़्ज़त है उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। लेकिन हमने देखा कि जो पिछले दिनों में जो पाकिस्तान भारत कशीदगी रही, बिल आखिर वो परसों आके इख्तिताम पज़ीर हुई। और उस कशीदगी के अंदर हमने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ जो किया, जो अगले पिछले जो सारे हिसाब थे वो पूरे किए, तो उसके बाद जो भारत है वो दुनिया के अंदर बड़ा बेतौकीर हो चुका है। आप उनकी अगर फ़ौजी जो तर्जमान हैं, उनकी फ़ज़ाइया, उनकी बहरिया, उनकी जो बड़ी फ़ौज है, तो उनकी चेहरों से हवाइयाँ उड़ रही हैं। जो उनके तर्जमान आकर ब्रीफिंग दे रहे थे, आप उनको देखें तो ऐसा लगता है कि उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ पे बिठाया गया है। उन्हें कहा जा रहा है ये अल्फाज बोलें, क्योंकि अल्फाज भी आपके अंदर से निकलते हैं। जब आपका मन जो है वो मुतमईन होता है तो फिर अल्फाज को रास्ता मिल ही जाता है। लेकिन वो जो अल्फाज कह रहे हैं तो उनके लिए जो उनका चेहरा है वो उनका साथ नहीं देता। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी जो पार्लियामान है वो बिल्कुल खामोश है। जो उनकी हुकूमती ज़ोमा हैं, जो आए रोज़ पाकिस्तान पर हमलों की बात करते थे, डराने धमकाने की बात करते थे, तो आजकल देखें बिल्कुल खामोश हैं। नरेंद्र मोदी जो कि मुख्तलिफ जलसों जुलूसों में जाते थे, वहाँ जाके पाकिस्तान के बारे में अजीब व गरीब किस्म की मंतक पेश करते थे, हमने देखा है बिल्कुल वो खामोश चुप हो गए हैं। उनकी जो बोलती जिस तरह कहते हैं वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। बिल्कुल उनके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकलते। लगातार वो अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ वो उनसे ब्रीफिंग ले रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा सानहा उनके साथ कैसे हो गया कि वो दुनिया के अंदर बेतौकीर होके अमेरिका की नज़रों में गिर के, इसराइल ने उनका साथ दिया, उनकी टेक्नोलॉजी थी वो सब कुछ इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। उनके जो बिजनेसेस हैं वो भी सारे तबाह बर्बाद कर दिए। तो इंडिया के अंदर मायूसी है और उनकी जो अवाम है, चूँकि उनके मीडिया ने वहाँ पे एक अजीबो गरीब किस्म का माहौल जो क्रिएट किया हुआ था, तो अब अवाम पूछती है कि आप तो इतने ज्यादा ताकतवर थे, आप तो पाकिस्तान को तो किसी अपना हमपला समझते ही नहीं थे, तो फिर ये क्या हो गया? तो आप आके आप तो सामने पाकिस्तान आके में घुस गए आप थे। तो हाँ बिल्कुल, आप सामने आके जवाब भी नहीं दे रहे। आप उनसे पूछ रहे हैं कि आपके जो तैयारे गिरे हैं, तो वो कह रहे हैं जी कि होता है, तो उसकी तफसील नहीं बता रहे। क्या नुकसान हुआ तफसील नहीं बता रहे। उनके जो तर्जुमान हैं उन सब की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। इस वक्त जो भारत है वो गम के अंदर डूबा हुआ है और जो पाकिस्तान है यहाँ पर आप देखते हैं कि हर तरफ खुशियाँ हैं। जहाँ से जो फौजी गुजरते हैं उनको मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, हार डाले जाते हैं, लोग भंगड़े डाल रहे हैं। जो फौजी हैं उनके घरों में ढोल लेके जाते हैं और ढोल की थाप पे रक्स हो रहे हैं। और फिर जिस तरह आपने कहा कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कहा था कि हम जवाब देंगे, अपने हिसाब से देंगे और हमें कहाँ जवाब देना है वो हम बेहतर समझते हैं। तो फिर पाकिस्तान ने अपने टाइम फ्रेम के तहत, अपनी मनसूबाबंदी के तहत जो जवाब दिया ना, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के अंदर जो पहले ही उनकी सूरत हाल बड़ी गंभीर हुई थी उनके तैयारे गिरने के बाद, तो जब पाकिस्तान ने वहाँ पे रिटेलिएट किया तो उसके बाद इंडिया बिल्कुल एक सदमे के से आलम से गुजर रहा है। जी, आपने जो है मुइशत की बात की उनकी, तो ये देखा गया कि पहलगाम हमले के बाद जो है, जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है वो बड़ी मंदी का उसमें रुझान रहा। और साथ ही ये भी देखा गया कि जब ये सीज़ फायर हुआ है
تو پاکستان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں تیزی آئی ہے۔ اچھا دیکھیں کہ یہ جتنے بھی بزنسز ہوتے ہیں ان سب کا دار و مدار امن کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب کوئی خطہ امن کے ساتھ رہتا ہے تو وہ پورا خطہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا جب سے پہلگام حملے کے بعد یہاں پہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو حالات آپس میں خراب ہوئے تو جو اسٹاک ایکسچینج ہیں وہ بہت نیچے گئیں۔ اس کا زیادہ تر اثر جو ہے وہ پڑا ہے بھارت کی اسٹاک ایکسچینج پہ، کیونکہ اس کا حجم کافی بڑا تھا، اس پہ پھر اثرات بھی اتنے زیادہ پڑنے ہیں۔ رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق جو یہ پچھلے ہفتہ 10 دن جو گزرے ہیں اس دوران جو بھارتی اسٹاک ایکسچینج ہے اس کو لگ بھگ $83 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ یہ بہت ہیوج اماؤنٹ ہے، بہت بڑا نقصان ہے جو چند دنوں کے اندر ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جس طرح سے پاکستان نے ان کی جو فضائی حدود جو ہے وہ بند کر دی ہے، تو صرف اگر اس کی بات کریں جو انڈیاگو اور ایئر انڈیا، یہ جو دو کمپنیاں ہیں، جو دو فضائی کمپنیاں ہیں، ان کو لگ بھگ کوئی 12 دنوں کے دوران $275 کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے۔ تو یہ جنگیں ویسے بھی آپ کے لیے، یہ امن آپ کی معیشت کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ جہاں آپ نے رہنا ہے، جہاں آپ نے ترقی کرنی ہے تو پھر آپ نے امن کے ساتھ رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ شیشے کے گھر میں رہتے ہیں اور دوسروں پہ پتھر ماریں۔ جب آپ دوسروں پہ پتھر ماریں گے تو پھر آپ کا جو شیشے کا گھر ہے وہ بھی ٹوٹے گا۔ آپ دیکھیں نا کہ انڈیا کی جو معیشت ہے، آئی ٹی انڈسٹری ہے، کافی ترقی کر رہی ہے، وہاں پہ بزنسز آ رہے ہیں، وہاں گلف کنٹریز سے آ رہے ہیں، یورپین کنٹری سے وہاں پہ بزنسز آ رہے ہیں۔ اور ایسے وقت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھارت کی جو قیادت ہے وہ دماغ سے فارغ البال ہو چکے ہیں، یا ان کی کیا صورتحال ہے کہ چلتی ہوئی معیشت کو وہ زوال پذیر کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی نکل گئی۔ نہ اب ان کی جو معیشت ہے اس پہ بھی برا اثر پڑا، اور جو دنیا کے بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے جن میں انڈیا کو بلایا جاتا تھا، رائے لی جاتی تھی اور اس کے جو موقف آتا تھا اس کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، اس کے بعد تو وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب دنیا کو اس کی طاقت کا معلوم ہو چکا ہے، اور پاکستان ایک زبردست قسم کا ایک ایفیکٹو پلیئر کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ اور پاکستان ویسے بھی اللہ پاک نے جو پاکستان ہے اس کا جغرافیہ ایسا بنایا ہے کہ یہاں پہ پوری دنیا کے جو فیصلے ہیں وہ یہاں پہ ہونے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور پاکستان اب دوبارہ سے ایک ایفیکٹو کھلاڑی کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ چاہے وہ گلف کنٹریز کے اندر مسائل ہوں، چاہے وہ فلسطین کے حوالے سے، شام عراق کے حوالے سے جو وہاں پہ حالات خراب ہیں، یا چاہے جو بین الاقوامی سطح پہ معاملات ہیں۔ کشمیر کا معاملہ آپ دیکھ لیں کہ ان حالات کے بعد جو مسئلہ کشمیر ہے وہ دوبارہ سے دنیا کی نظروں میں آ گیا ہے، جسے بھارت اپنا اندرونی معاملہ قرار دے رہا تھا۔ تو اب یہ ساری آپ بھی چیزیں اس کو اپنا اندرونی معاملہ ہی قرار دے رہے ہیں، کوئی تیسرا فریق نہیں بول سکتا اب وہ نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں نا، جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے بھارت کی طرف سے، آپ نے کوئی سنا ہے ان کا؟ بالکل کوئی جواب نہیں آ رہا آج تک۔ تو وہ کہہ رہے تھے ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس پہ ہم کسی سے رائے نہیں لیں گے۔ جو ان کی اندرا گاندھی تھی اس نے ایک بار کہا تھا کہ ہزاروں میل دور سے آ کے اب ہمیں کوئی وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، ہماری ریڑھ کی ہڈی میں دم ہے۔ تو پھر آج دیکھیں نا، نریندر مودی جسے مرد آہن انڈیا کا کہا جاتا تھا تو بالکل خاموش ہے، منہ پہ جیسے لگتا ہے کہ ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ تو اب جو کشمیر کا معاملہ ہے، آج جس طرح سے عمر عبداللہ جو کہ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے، اور دنیا کی نظروں میں دوبارہ سے جو کشمیر کے معاملے پر گفتگو ہونا شروع ہو چکی ہے۔ ابھی جو ہمارے ڈی جی ایموز کی آپس میں گفتگو ہونی ہے، تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کوئی اور ایجنڈا ہوگا؟ اس میں تو دو ہی تو ایجنڈے ہیں، ایک کشمیر کے حوالے سے کہ آپ نے ایک تو 5 اگست سے پہلے والی اس کی جو سٹیٹس ہے اس کو بحال کریں، اور دوسرا جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، اگر آپ وہاں پہ پانی بند کریں گے تو ہماری طرف سے آپ جنگ ہی سمجھیں، اور پھر ہمیں ایسا امن نہیں چاہیے جس میں پانی نہیں ہے اور پاکستان کے مفادات کو زک پہنچتی ہو۔ جی، بھارت جو ہے وہ تو مذاکرات کے میز پہ آنے کے لیے راضی نہیں تھا کہ بھئی ہم تو پاکستان ختم کر کے ہی رہیں گے، ان کا ایک ہی بیانیہ تھا۔ تو وہ مذاکرات کے جو ہے ٹیبل پہ کیسے آ گیا؟ دیکھیں، شاید آپ کے پاس معلومات کم ہیں، جو ایک بڑے صحافی ہیں نک بریڈرسن، تو ان کے مطابق جو بھارت ہے وہ دوڑتا ہوا گیا ہے امریکہ کے پاس، ترکیہ کے پاس، سعودی عربیہ کے پاس کہ ہمیں اس جنگ سے نکالا جائے، ہمیں بچایا جائے۔ وہ تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان کی جانب سے اتنا سخت جواب آئے گا۔ وہ سمجھ رہے تھے پاکستان سے جب کوئی میزائل وغیرہ آئے گا، ہمارے پاس جو S-400 ہے، ہمارے پاس اپنا جو ہے
आकाश सिस्टम है, वो उनको फजा में रोक देंगे, उनके जहाज नहीं आ पाएंगे, उनके त्यारे नहीं आ पाएंगे, उनके ड्रोन नहीं आ पाएंगे। लेकिन वक्त ने साबित किया कि उनकी जितने भी वो सारे मामला थे वो सारे उस वक्त पे काम नहीं कर सके, और पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तदबीर के साथ, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ और अच्छे वकार के साथ इस जंग को जब लड़ना शुरू किया और उनकी वो जितने भी हसास जगह थी उनको टारगेट करना शुरू किया, तो फिर भारत के लिए मजबूरी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत में मजीद तबाही फैले। तो वो दौड़ता हुआ इन ताकतों के पास गया, फिर जाके वो इस पे आया है। तो इस पे भी उनके मुल्क के अंदर अभी तक तो फजा नहीं बन रही, अभी वो बता ही नहीं पा रहे कि हम कर भी रहे हैं जो सीज फायर है, नहीं कर रहे। उनके तर्जुमान कहते हैं कि हम तो सीज फायर करना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी हुकूमत है वो खामोश है। बीच में से कोई बात थोड़ी थोड़ी देर के बाद निकलता है और कहता है जी कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो इन सब की जो बोलियां हैं, सबकी अलग अलग बोलियां हैं, और ये बोलियां अलग उस वक्त होती हैं जब आपके अंदर रुबाबत नहीं होते, जब आप डर चुके होते हैं और जब आपको शिकस्त हो चुकी होती है। जी बिल्कुल, ये हुआ कि जो है भारत ने वो पाकिस्तान को जो है बहुत हल्के में लिया, लेकिन पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी थी वो बहुत बेहतरीन थी। बिल्कुल, बल्कि मैं आपको बताऊं मजे की बात, जब जिस दिन पाकिस्तान और भारत की जो त्यारों की आपस में मुठभेड़ हुई है, तो जब उनके राफेल गिरे हैं, मैं आपको मजे का ये वाक़या सुना रहा हूं, तो उस वक्त ये होता है कि जो हमारे इसहाक डार साहब हैं, जो हमारे नायब वज़ीर आज़म भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं, जज्बाती हो जाते हैं और वो जो चाइना की एम्बेसी है वहाँ पे टेलीफोन करते हैं, वहाँ के सफ़ीर से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि तारीख़ रकम हो गई है कि जो J-10C है उसने जो राफेल है उसको गिरा दिया है। तो वो जो चाइनीज सफीर हैं वो भी इतने जज्बाती हो जाते हैं, वो प्रोटोकॉल जो सफारती प्रोटोकॉल है उसको छोड़ते हुए इसी तरह वो जो नाइट सूट था उसी में वो पाकिस्तान की वजारत खारजा में पहुंच जाते हैं। जब ये सारे मामलात देखते हैं, पीछे चाइना वो अपनी हुकूमत को बताते हैं। ऐसा जबरदस्त किस्म का माहौल था यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे एक छोटे से बंदे से लेकर वजीर आजम तक सारे लोग कमिटेड थे और सबको ये मालूम था कि ये जंग हमारी बका की जंग है। और इसमें हमने देखा हमारी अफवाज पाकिस्तान, जनरल आसिम मनीर, हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं, हमारे नेवल चीफ हैं, हमारी जो फौज है उसने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और दुश्मन के जो दांत हैं वो ऐसे खट्टे किए हैं कि अब उनके मुंह से ऐसा लगता है जुबान भी गुम हो गई है। जी, उनके जो भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, उनको भी धमकियाँ जो हैं दी गई हैं भारत की ही जानिब से। अच्छा ये मज़े की बात ये है कि जब आप इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर लेते हैं ना, फिर तो यही होना है। आप फ़ौजी वर्दी पहन के कभी आप लद्दाख पहुंच जाते हैं, कभी आप कौन से शहर के अंदर फ़ोटो खिंचवाने के लिए चले जाते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि हम बहुत बड़ी ताकत हैं, हम पाकिस्तान को खा जाएंगे। तो फिर तो अवाम पूछती है अवाम कि आपने कैसे पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया। आप जंग के हवाले से हमें बताएं। हमारे पास आप कह रहे थे राफेल आएंगे तो जंग का मंजर कुछ और होगा, राफेल भी आ गए, हमारे पास दीगर जो इसराइल की टेक्नोलॉजी है वो भी आ गई। तो फिर आज क्या हुआ, वक्त भी गुजर गया, आज 6 साल के बाद दोबारा हमारा पाकिस्तानी त्यारों के साथ मुकाबला होता है। तो अवाम इस वक्त उनकी बिगड़ी हुई है। उनके चैनल्स के अंदर आप देखें पिछले 10-12 रोज के अंदर मुकम्मल सायरन चल रहे थे, मुकम्मल जंग चल रही थी। और फिर इसके जो आज अवाम उनकी जो सड़कों पे निकली हुई है गुस्से के साथ, तो उसकी एक वजह यह भी है कि उनके मीडिया ने उनके साथ झूठ बोला। मीडिया उनको दिखाता रहा कि हमने पाकिस्तान के फलां शहर कैप्चर कर लिया, हमने फलां शहर पे कब्जा कर लिया, हमने वहां पे जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है वहां पे कू हो गया है, वहां पे हमने उनको कब्जे में कर लिया है। ये सारा कुछ जब आप इतने बड़े झूठ बोलेंगे तो उसके बाद तो फिर अवाम तो पूछती है कि ये सारी चीजें कहां थी, क्या किया आपने अवाम के साथ और क्यों झूठ बोलते रहे। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल मनान सैफुल्लाह साहब। जी, पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान जो है, इसकी पाक मुसल्लह अफ़वाज जो हैं, इसकी अवाम ये सारी मुत्तहिद है, यकजां है और ये अपने मुल्क का दिफ़ा करना बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान अरूज फ़ातिमा को कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।